साहब, आपकी जमात तो ये चाहती थी कि रीपोल हो। अब आज ये रीकाउंटिंग हो रही थी, नून लीग की दरखास्त थी, उसका भी बाइकआउट कर दिया गया। एतराज़ात हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे इस हल्के में। अब किस तरह से फिर आगे बढ़ेगा ये मामला? ये बात ये है कि इलेक्शन की शफाफियत मेरे ख्याल से पूरी कौम के लिए ज़रूरी है और हर इलेक्शन में ज़रूरी है। और हम तो इस वाली बात के ऊपर बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन का निज़ाम जो है उसमें जितना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो पॉलिटिसाइज हो जाता है। इससे कि जितने हजरात चाहिए होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो ऑब्वियसली सरकारी महकमों से लोग आते हैं और उनकी वाबस्तगी, जबकि ख़ास तौर पे वो अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुए हुए हों, सियासी जमातों से होती है। और ये इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल स्टाफ देने में नाकाम रहता है हर इलेक्शन। माजी में सिंध के हर इलेक्शन की तारीख देख लीजिए, चाहे वो अंदरूनी सिंध हो चाहे वो शहर हो, अभी तक उन शिकायतों का दावा नहीं हुआ जो माजी में होती आई हैं कि उनकी रोकथाम कैसे की जाए। जब तक एक अमल ज़ाहिरी तौर पर शफाफ नहीं होगा, उस पर हमेशा इतराज़ात उठाए जाएंगे। हम इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ख़्वाह हैं और उसके लिए बाकायदा इस्लाहात करने में हमेशा इंटरेस्टेड हैं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि बहुत सारी जगह कानून मौजूद है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत झोल है। अभी भी जैसे कहा गया कि जी ये कैसे मुमकिन है कि 35 कैंडिडेट्स को जो है वो दिए जाते फॉर्म 45, 46, उसको बनाने में टाइम लगता है। आज के दौर में हर पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास एक अदद स्मार्टफोन मौजूद है। वो उसकी तस्वीरें लेता, पोस्ट कर देता और सारे पोलिंग एजेंट्स को भी पोस्ट कर देता और उसके बाद वो फॉर्म देता रहता। लेकिन एक पहला फॉर्म तो दिया जा सकता था वक्त के ऊपर कि वो आम हो जाता, वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे लग जाता, उस पर तमाम लोग सिग्नेचर होते। ना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिर जब उसके ऊपर ये बात होती है कि जी हमारे 167 फॉर्म्स हैं जिसके ऊपर किसी का सिग्नेचर नहीं है फॉर्म 45 पे, बताइए ये कोई जायज़ बात है? तो मुझे तो बात समझ में नहीं आती। बाकी ये अपनी जगह दुरुस्त है कि हमारे जो शकूक व शुबात होते हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि 3 पोल्स हुए थे, हर पोल के अंदर हम सबसे आगे थे और वो पब्लिक भी हुए पोल, कोई प्राइवेट पोल्स नहीं थे, वो पब्लिक पोल्स थे। पब्लिक पोल्स थे और न्यूट्रल एजेंसीज ने किया था। उसमें मार्जिन ऑफ एरर 2% से 3% था और पीपल्स पार्टी जो थी 7वें नंबर पे आ रही थी। ये 5 दिन में कौन सा ऐसा माजरा हो गया कि वो 7वें नंबर से उठ के पहले नंबर पे आ गई? शकूक तो आते हैं। तो लेकिन फिरदौस साहब, ज़ाहिर है कि पोल्स की बुनियाद पर तो इलेक्शन के नतीजों पर बात नहीं की जा सकती ना। उस दिन क्या कोई धांधली हुई, आप लोगों ने हुई, और उसके शवाहिद क्या आपके पास मौजूद हैं? किस पार्टी का मैंडेट चुराया गया? अगर आपका इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की, तो फिर किस पार्टी का मैंडेट चुराया गया? कहीं कोई शवाहिद आपके पास, नून लीग के पास किसी के पास ऐसे मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर ये दरखास्तें आप लोग दे रहे हैं? जी देखिए, बात सारी ये है, ये पहले तो धांधली शुरू कैसे होती है और इसमें इलेक्शन कमीशन का मेरे ख्याल से एक बुनियादी काम है। उसका काम ये है कि जमहूरियत को फ़रोग़ दे। जमहूरियत को फ़रोग़ देने के क्या इक़दाम किए गए? एक वर्किंग डे पे रमज़ान में इलेक्शन रखे गए। 60 दिन का जो था ये कोरोना की वजह से पिछले इलेक्शन में वायलेट किया गया। 60 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं। अगर रमज़ान के ख़त्म होने के बाद एक छुट्टी के दिन पे इलेक्शन रखा जाता तो टर्नआउट कुछ और होता था। तो पहली तो मैं समझता हूँ, मैंने इलेक्शन वाले दिन भी ये इतराज़ किया था, सुबह 9:30 बजे किया था। उससे पहले भी मैं जितने टॉक शोज़ पे आया और हमने तो दरख्वास्तें भी दी कि ये तारीखें दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कान पे जू नहीं रहेंगी। तो शुरू तो वहाँ से मामला। लेकिन फिरदौस साहब, ज़ाहिर है अगर आगे लॉकडाउन लग जाता है और वो तवील अरसे तक अगर चलता है तो फिर ये इलेक्शन तो फिर खटाई में पड़ जाता। फिरदौस साहब, मैं आपके वापस आता हूँ, ज़रा कादिर मंदुखेल साहब से पूछ लूँ कि कादिर साहब, ये पीपल्स पार्टी ने किया क्या? पोल्स में आप लोग 6, 7वें नंबर पर थे और इलेक्शन वाले दिन एकदम आपके हक में रिजल्ट अनाउंस हो गया, वो भी कोई 11-12 घंटे बाद। फिर आज भी फॉर्म 46 सियासी जमातों को नहीं मिल रहे थे, सब उस पर एतराज़ कर रहे थे। कर क्या रहा है इलेक्शन कमीशन?
मैंने पूरी बात नहीं सुनी है। कौन? फिरदौस शमी नकवी साहब बात जी, फिरदौस शमी नकवी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। फिरदौस शमी नकवी साहब की खिदमत में मैं अर्ज करूँ, जिस सर्वे की बात कर रहे हैं कि सर्वे ने तो इनका पोल भी खोल दिया ना, जो पहली नंबर सीट वजीर सीट पे रहे और वो 500 पे चली गई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो गरीब आबादी है, वहाँ पोल शोल का कोई काम नहीं है, रियलिटी कम्युनिटी है, वहाँ पे मुख्तलिफ बरादरी के लोग रहते हैं, इनको पता ही नहीं है। इनको पता इस वजह से भी नहीं है कि पिछले इलेक्शन के जो रिजल्ट करे, मैं 7 से नहीं, मैं 6ठे नंबर पे था, और 6ठे नंबर पे यूँ था कि मेरे ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे, मेरा एन 248 कादर पटेल साहब वाले थी। बिलावल भुट्टो साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आपने उधर जाना है। मैं 15 दिन पहले इस हल्के में चला गया, और 15 दिन भी फैसलवाड़ा के खिलाफ जब मैंने दरख्वास्त दी तो मेरे अपने कागज रिजेक्ट हो गए, जिसको मैंने हाई कोर्ट में रिस्टोर कराते कराते इलेक्शन सर पे आ गया था। लेकिन उसके साथ साथ मैंने 2.5 साल जो मेहनत की वहाँ पे, मेरा सोशल मीडिया इस बात का गवाह है। बैकग्राउंड में कोई वीडियो, कोई तस्वीर शेयर नहीं हो सकती है। जहाँ कोरोना के दिनों में मैंने काम की, ये तो पता ही नहीं ये लोग कहाँ थे। 2 अरब रुपए के लगभग मैंने तरक्याती काम कराई सूबाई हुकूमत के जरिए। 2 अस्पताल मैंने बनवाए हैं, वहाँ पे मैंने 42 करोड़ पानी का लाइन वहाँ पे करा दिया है, और फिर मुसलसल हल्के में रहा। और इनने जो कैंडिडेट खड़ा की है पीटीआई वालों ने, वो उनके तो अपनी एमपी है, उसके खिलाफ उसने इस्तीफा दिया है, मलिक शहजाद अवान साहब ने। और फिर यही जो उसने कैंडिडेट खड़ा किए, जिसको ये अमजद अफरीदी कहते हैं, दरअसल में अफरीदी नहीं है, ये फरीदी है, कश्मीरी है। चलो हमारे भाई है, कश्मीर भी पाकिस्तान के है, कोई वो नहीं है, मगर ये इसने जिस तरह ये जाली नामों से अपने आप को पहचान कर पश्तून अपनी कौमियत बदल कर इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन के लिए कौमियत तब्दील की। बिल्कुल, मैंने इलेक्शन के दिनों में तमाम जो हम अफरीदी बहुत बड़ी तादाद है, शमीन नकवी साहब को अच्छी तरह पता है कि उनके कैंडिडेट ने उनसे गलत बयानी की है। वो कश्मीर का है, वो उर्दू बोलने वाली जबान या कश्मीरी है, वो अफरीदी नहीं है। कोई गाँव सारे लोग सवाल कर रहे थे, और दूसरे चलो मुझे उससे कोई वो नहीं है। कादिर साहब बस एक सेकंड अगर आप रुके, मैं फिरदौस साहब से पूछ लूं कि ये बात उनकी पार्टी के इल्म में है नहीं है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं जरा। नॉलेज में भी है। फिरदौस साहब, ये इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी कौमियत तब्दील कर लिया, आपके कैंडिडेट ने अपना नाम बदल लिया, फरीदी गालिबन वो बता रहे हैं, कादिर मंदूखेल साहब, फरीदी से वो अफरीदी बन गए इलेक्शन जीतने के लिए, और पार्टी के इल्म में थी ये बात? जी, पार्टी के में आप पहले तो अमजद इकबाल आफरीदी जो हैं पार्टी के उस वक्त के मेंबर हैं जब वो आईएसएफ से थे। अच्छा। फिर यूथ में रहे, यूथ से वो आफरीदी हैं, फरीदी हैं। कादिर मंदूखेल साहब ये कह रहे हैं कि वो फरीदी हैं, वो आफरीदी नहीं है, वो पश्तून नहीं है। वो पश्तून नहीं है, दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा कि हमारे इल्म में नहीं था, हमें तो मालूम है। आपके ख्याल से हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जो कराची के हैं, सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम सईद आफरीदी है, एमपीए भी है, वो भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा है। आपके ख्याल से हमें नहीं पता चलेगा? और अमजद आफरीदी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के प्रेसिडेंट भी थे। ये नहीं है कि वो कोई एक कैंडिडेट कल आया और हमें मालूम नहीं था। अब ये बड़ी अफसोस की बात है, हम न कभी इलाकायात के ऊपर जाते हैं। वो हमारा कैंडिडेट 22 साल से उस इलाके में रहता है, 22 साल से उसी इलाके में पला बड़ा है, वो हर चीज उस इलाके की जानता है। लेकिन सर जब टिकट दिए तो आपकी पार्टी के अंदर से एतराजात उठे थे कि ये आप लोगों ने टिकट गलत कैंडिडेट को दे दिया है, फिर बड़ी अरसे तक वो मामला चलता रहा। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि मलिक शहजाद अवान साहब ने जो बात कही वो जायज़ थी। वो भी खुद पार्लिमानी, उन्हीं ने भी अप्लाई किया था उस टिकट के ऊपर, और उनका टिकट नहीं दिया गया, और लोगों ने भी किया था। पार्लिमानी बोर्ड का फैसला था, 5 पार्लिमानी बोर्ड थी। असूली तौर पे मलिक शहजाद अवान साहब को वे फैसला मान के, जो कि उन्हें 7 तारीख को माना, वो उन्हें पहले मान लेना चाहिए। ठीक है, तो कादिर मंदूखेल साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि 2 अरब के काम आपने कराए, आप ना एमएनए थे ना एमपीए थे उस इलाके के, फिर किस हैसियत में आपने काम कराए? आपको पता था कि फैसलवाड़ा साहब की ये सीट खाली होनी है, और फिर ये इलेक्शन की तैयारी आप कर रहे थे सूबाई हुकूमत के फंड्स वहाँ पर लगवा कर? नहीं, सूबाई हुकूमत आपको जैसे कराची के अंदर पासिस बना रहे हैं, कराची के रोड बना रहे हैं, इस तरह वहाँ भी सूबाई के इनका अपना जो नाजिम था 2 साल या नायब नाजिम था अजीजुल्लाह अफरीदी साहब, 22 अरब रुपए का फंड इनके और एमक्यूएम के पास से उन्होंने वहाँ एक नाला स्कमी बनाया। फिर सिटी नाजिम और एमक्यूएम और ये सारी चीज़, फिर खुद फैसलवाड़ा साहब ने जो वहाँ तरक्याती काम का एक चौकिंग कराई 47 करोड़ का, फिरदौस शमी नकवी साहब को अच्छी तरह पता है। उस तरक्याती काम को मैंने सेना कोर्ट में चैलेंज किया है। वो ये था कि 100 फुट रोड को उन्होंने 20 फुट गली कारपेट बनाया। मैंने सेना कोर्ट में चैलेंज किया है कि काम करना है तो पूरा करना है, लड़के भी बनाना है। छोटे रोडों को अगर आप
20 फुट की कारपेटिंग करेंगे तो आस पड़ोस में कब्जा माफी आगे आ जाएंगे। उसके बाद जब सिंध हाई कोर्ट में वो पिटिशन अभी भी चल रहा है, तो जब PWD की एक्शन आए तो उसने बोला ये 15 करोड़ का काम है, 43 करोड़ का नहीं है। चलो उसको भी छोड़ी है और वो जवाब दाखिल नहीं करा सके। उसके बाद इसी अमजद अफरीदी साहब ने बाकायदा करप्शन की कमेटी बनाई है। ये फिरदौस शमी नकवी साहब अगर डिनाई करेंगे तो अमजद अफरीदी साहब ने आपके शो में मेरे साथ से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने करप्शन की कमेटी बनाई कि लोगों ने करप्शन किए, 3 महीने ने करप्शन किए, जिसमें फैसल वाडा और अताउल्लाह एडवोकेट और ये लोग शामिल थे, और वो ये फिरदौस नकवी साहब को अच्छी तरह पता है ये बात। उसके अलावा तीसरी बात जो फिरदौस नकवी साहब बता रहे हैं कि वो वहाँ के रहते हैं, वो वहाँ नहीं रहते हैं, वो नेवल कॉलोनी में रहते हैं। नेवल कॉलोनी NH 248 में आता है, 249 में नहीं आता है। अच्छा। तो बात ये है क्या क्या झूठ बोलेंगे, क्या क्या आवाम से छिपाएंगे। और फिर मैं उसकी तरफ भी नहीं जा रहा हूँ। ये बताया कि हमारे ये सर्वे से काम ले रहे हैं, तो उस सर्वे में तो आप 5वें नंबर पर कैसे चलेंगे? आप तो वफाकी हुकूमत थे, आपका MNA फैसल वाडा से तो बड़े बढ़के मारता था कि मैं समंदर से डायरेक्ट लाइन ला दूंगा, और वो टॉक शो कचरे में करता है, वो कहाँ है? वो इलाके में दोबारा कभी नहीं आया है। तो इनको ये सारे, फिर दूसरी बात ये कि आधी से ज्यादा PTI ने तो पीपल्स पार्टी की शमूलियत इख्तियार की, नून लीग के बहुत सारे लोग आए, ANP के आए, JUI के आए सारे, और फिर हमारे जो तरक्याती काम या मैं वहाँ पे जो मेरी प्रेजेंस थी उस हवाले से, तो हमने 2 साल में पूरे इलाके को बदल करके डाल दिए, जब भी लोगों ने हमें वोट दिए। और अगर इनको कोई एतराज है, कुछ चीज है, तो वो सामने थे। आज भी अमजद अफरीदी साहब आए थे स्क्रूटनी वाले में, और बाकायदा एक ही दरखास्त पे उन्होंने साइन किए इन्होंने और नून लीग की मिफ्ता इस्माइल ने। ये अपने आप को जो कहते हैं कि भाई हम उनके साथ नहीं है, नून लीग के साथ नहीं है, PDM के साथ नहीं है, वगैरह वगैरह। पंजाब में मुकमुका कर दिए, लड़काना में कर दिए, और आज की तारीख में उन्होंने एक दरखास्त पे साइन दोनों ने साथ कर लिए। अब इससे ज्यादा मैं और क्या सबूत दूं? सुबह जब पोलिंग बैग्स पहुंचे, आखिरी जुमला कह जाने रहो। फिर जब ये इनके जो कैंडिडेट थे जो 5वें नंबर पे है, इनके अपने MPA मलिक शहजाद आवान ने बाकायदा एक लेटर पेड पे अपनी क़यादत को ये लिखा कि ही इज नॉट केपेबल। अब केपेबल का मतलब आप किसी डॉक्टर से पूछे तो आपको बेहतरीन जवाब देंगे। तो सवाल ये है कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर इतना अफरा तफरी है, और फिर ये हमारे ऊपर सर्वे लागू करे। तो भाई आप, हमने सारे जो रियलिटी हमने जो ना प्रैक्टिकली काम किए, और सर्वे ने आपको पहले नंबर पे वफाकी हुकूमत आपको 5वें पे कैसे डाल दिए? सर्वे वाला सवाल तो मैं उनसे पूछता हूँ, लेकिन आप बताएं सुबह जब ये बैग्स पहुंचे तो ये डी सील थे, ये सील नहीं थे बैग्स, जिस पर फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने और बाकी सब ने एतराज किया। फिर फॉर्म 46 भी इन लोगों को नहीं दिए गए थे सुबह, उस वक्त आप भी वहां पर मौजूद थे, ऐसा ही हुआ था? देखिए, जब इलेक्शन खत्म हो गया था, इलेक्शन वाले दिन जब मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था और ये फॉर्म 45 जो है मैं कलेक्ट कर रहा था, तो मुझे पार्टी के साथियों ने फ़ोन किया कि वहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म, जिसको मैं मुलाजिम आला कहता हूँ, वो और इनका गवर्नर, साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब वहाँ मौजूद थे। तो मैं जो वहाँ पहुँचा तो ANC के, JUI के और मुस्लिम लीग नून के सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे। मैं वहाँ पे गया तकरीबन लगभग रात के 12 बजे, उस वक्त सारे रिजल्ट आ चुके थे, और खुद मोहम्मद जुबैर साहब, मैंने टॉक शो नदीम मलिक के शो में उसको सामने भी कहा है, हल्फिया कहा है कि ये वो चपरासी वाली कुर्सी में उसी कमरे के सामने जहाँ ये रिजल्ट कंपाइल हो रहा था, उसके सामने ये बैठे हुए थे। पूरा इलेक्शन प्रोसेस उन्होंने मॉनिटर की है, शायद खाकान अब्बासी साहब ने, मोहम्मद जुबैर ने, उन सब लोगों ने। उस पर तो फिर अब वो तो ज़ाहिर पुरानी बातों, क्योंकि रिकाउंटिंग का जब फैसला आ गया तो वो तो फिर ज़ाहिर पीछे चली गई ना बात। लेकिन आज जब सुबह जब पोलिंग बैग्स पहुंचे, जब काउंटिंग का आगाज हुआ, उस वक्त बैग सील नहीं थे, ये इल्जामात लगा रही हैं आपकी जितनी भी ऑपोजिशन आपकी जमातें। अब झूठों पे अल्लाह का लानत हो, मैं और क्या कह सकता हूँ। बात यह है कि ये एप्लीकेशन किस चीज़ की थी? ये एप्लीकेशन थी रिकाउंटिंग की। रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन जो कि नहीं मंजूर होना चाहिए, मंजूर हो गया। ठीक है, मुझे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आपने इसको चैलेंज नहीं करना है और आपने इसको फेस करना है, जाके रिकाउंटिंग में बैठ गए। मैं सुबह 7:30 बजे पहुंचा, और फिर मीडिया भी आपके सामने मौजूद थी सारी। और उसके बाद जब 9 बजे का टाइम हो गया और वो जब रिकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे थे, सिग्नेचर वगैरह सब ने कर लिए, तो मिफ्ता इस्माइल साहब अपने वकीलों समेत खड़ा हो गए कि ये बताओ कि आप फॉरेंसिक कब कराएंगे, आपको मुझे फॉर्म दिखाएंगे, कौन 10 मसले उसके सामने। तो रिटर्निंग अफसर ने बोला कि आपके वकील मौजूद है, आप 95+6 आप पढ़ ले। उसमें ये कि हमें रिकाउंटिंग का ऑर्डर है और नहीं है, आपकी जो फॉरेंसिक का जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो चुकी है। तो वो बजिद थे, बोले नहीं, उसके साथ साथ PTI जो इसका अमजद अफरीदी है वो भी साथ शामिल हो गए। क्योंकि आप वकील भी हैं, कानूनी मामलात पर भी आपकी बड़ी गिरफ्त है ज़ाहिर है, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि फॉर्म 46 रिकाउंटिंग का जब हुक्म आ जाता है तो उससे पहले, रिकाउंटिंग से पहले तमाम लोगों को मिलने चाहिए नहीं? मैं